Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Welcome to Edupedia World Videos. Topic for today is kinds of pronouns. सर्वनाम के भेद इंग्लिश में कितने होते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में सीख चुके हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसका एक क्विक रिकैप हम लेंगे। वर्ड्स लाइक आई, मी, यू, ही, शी, it, they, etc. that directly represent the person or thing are called as personal pronoun. इंग्लिश के ऐसे प्रोनाउंस जो कि डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम उपयोग कर सकते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं, जैसे आई मतलब मैं, मी मतलब अगेन मैं, यू तुम या फिर आप, ही या शी और इट ये तीनों यह या वह उसके लिए इस प्रकार से उपयोग में आते हैं। ही पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए उपयोग में आता है। शी का उपयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। तो ये जनरल वे में जो प्रोनाउंस का उपयोग होता है, मैक्सिमम टाइम यूज होता है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun can be classified into three groups: first person, second person and third person. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। फर्स्ट पर्सन जो कि बोल रहा है, सेकंड जो सुन रहा है और थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल अगर ले इसका तो ही इज द स्कूल कैप्टन, अर्थात वह स्कूल का कैप्टन है। वह के लिए ही का उपयोग हुआ है इंग्लिश में एज अ पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में बहुत इजी हो जाता है समझना कि हम किस लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी में वह शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग में आता है, लेकिन इंग्लिश में ही बोला है, इसका मतलब क्लियर है कि हम किसी पुरुष के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। When self is added to my, your, him, her, it, and selves to our, your, them, we get what are called compound personal pronouns. They are called reflexive pronouns when the action done by the subject points back upon the subject. ये उस तरह के सर्वनाम हैं इंग्लिश में जो कि वापस से रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। जो भी वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में वापस से बताया जाता है इस प्रकार के प्रोनाउंस का उपयोग करते हुए। जैसे हम माय, योर, हिम, हर, इट, इसका उपयोग हमें करना है। इसमें अगर सेल्फ लगा दे तो बन जाएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इस प्रकार से सेल्फ लगा सकते हैं जब हम ऐसा प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक वचन में है। अगर हमारा प्रोनाउन बहुवचन में है, आर, योर, देम, तो हम सेल्व्स शब्द का उपयोग करेंगे। इन वर्ड्स को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है, लेकिन जो इनका यूज है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स करने के लिए होता है, सब्जेक्ट के ही बारे में बताने के लिए होता है, तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। It is used as the object of a verb and refers to the same person or thing which is subject. इनका स्थान, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनका स्थान वर्ब के बाद में होता है, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है
और उसी सब्जेक्ट के लिए हम वापस से प्रोनाउन का उपयोग कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में वर्ब के बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मिलेंगे। Let's understand this by some examples. I ate food myself. मैंने स्वयं से खाना खाया, मतलब कोई और मुझे नहीं खिला रहा था। तो I जो है यहाँ पर इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो उपयोग हुआ है वो है शब्द myself. Then we purchased this house ourselves. हमने खुद ने यह घर खरीदा है। तो यहाँ पर खुद ने इस बात को बताने के लिए we को ही अगेन पॉइंट आउट करने के लिए हमने ourselves का उपयोग करा है। our शब्द प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए selves को ऐड करते हुए हमने ourselves बनाया है खुद से, इस मीनिंग को बताने के लिए। Be careful while chopping or you will hurt yourself. चॉप करते समय, किसी चीज को काटते समय जब हम फल या वेजिटेबल काटते हैं उसे चॉपिंग बोला जाता है। वो काटते समय सावधान रहना, नहीं तो खुद को तुम चोट पहुंचा लोगे। तो अगर इस हिस्से को देखें, यू विल हर्ट योरसेल्फ, जो कि जिसके बारे में बात कर रही है उसी को रिफ्लेक्स कर रहा है, उसी को वापस से बता रहा है। She cooked dinner herself. उसने अपने आप से खाना बनाया। She यहाँ पर सब्जेक्ट है। She उसने के लिए हो गया, अपने आप से, इसके लिए herself शब्द का उपयोग करा है हमने रिफ्लेक्स को बताते हुए। Then they started the meeting themselves. They यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। उन्होंने अपने आप से मीटिंग शुरू कर ली या खुद से मीटिंग शुरू कर ली। तो दे शब्द के लिए themselves आखिरी में हमारे started verb के बाद में लग रहा है, वापस से सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए। इस प्रकार के प्रोनाउंस जो कि सेल्फ और सेल्व्स के साथ में लिखे जाते हैं, साथ ही साथ वापस से सब्जेक्ट को बताते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। Another type is demonstrative pronouns. निश्चयवाचक सर्वनाम। Demonstrative pronouns are used to point out the objects to which they refer or the objects they are. जब भी किसी प्रोनाउन का उपयोग हमें करना है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करे, अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे तो यह, वह, वे, ऐसा, वैसा, इन चीजों को इंग्लिश में बताना है प्रोनाउंस का उपयोग करते हुए, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? दैट, दिस, दोज, दीज, सच। ये 5 वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में उपयोग किए जाते हैं। दैट का अर्थ होता है वह, दिस का अर्थ होता है यह, दोज अर्थात वे, दीज अर्थात ये, सच अर्थात ऐसा। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर गिफ्ट्स फ्रॉम तान्या। ये तान्या की ओर से कुछ तोहफे हैं। दिस इज जस्ट अ समरी। ये केवल एक समरी है। Both dresses are good, but this is better than that. दोनों ही कपड़े या दोनों ही ड्रेसेस अच्छी हैं, लेकिन यह उससे बेहतर है। Those people were from Europe. वे लोग यूरोप देश से थे। यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में बात की जा रही है। That is why we call them demonstrative pronouns. We have a note over here related to demonstrative pronoun that refers to what is over there, far away. जब भी हम that शब्द का उपयोग करेंगे, हम ऐसी वस्तु को पॉइंट आउट करेंगे
जो कि काफी दूर हो, हमारे से ज्यादा नजदीक ना हो, उन चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, उनकी ओर इशारा करने के लिए, बताने के लिए हम दैट शब्द का उपयोग करते हैं. This refers to what is close at hand and nearest to the speaker. दिस का उपयोग हम करते हैं जब हम ऐसी वस्तु की तरफ, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि हमारे बहुत नजदीक है, जो बोल रहा है, स्पीकर है, उसके काफी क्लोज है, तब हम दिस शब्द का उपयोग करेंगे. एग्जाम्पल, दिस इज क्लियरर देन दैट. सपोज मेरे पास एक ग्लास है, एक कांच का टुकड़ा है, तो मैं बोल रही हूँ दिस इज क्लियरर देन दैट. दिस वाला मीन्स जो मेरे हाथ में अभी है, दैट मतलब हो सकता है वो मुझसे दूर हो, या किसी पुराने कांच के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो दिस और दैट में इस प्रकार से डिफरेंस समझ सकते हैं हम. दिस नजदीक वस्तु के लिए, दैट दूर में जो है या कंपैरेटिवली जो दूर है उन वस्तुओं के लिए. That man was talking very rudely. वह व्यक्ति बहुत रूडली बात कर रहा था, मतलब बहुत कठोर रूप से बात कर रहा था. वह व्यक्ति, हो सकता है ये व्यक्ति काफी दूर खड़ा है और मैं स्पीकर हूँ और किसी से ये बात शेयर कर रही हूँ. क्योंकि वह इंसान मुझसे दूरी पर है, मैंने दैट शब्द का उपयोग करा है. Another note about demonstrative pronouns, that and its plural those is used to avoid the repetition of a preceding noun. That और इसी का प्लूरल होता है those. इसका उपयोग हम इसलिए भी कर सकते हैं ताकि इसके पहले वाला जो नाउन है, that या those के पहले वाला नाउन, उसको हमें वापस से उसी सेंटेंस में रिपीट ना करना पड़े. एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज लाइक दैट ऑफ बैंगलोर. दिल्ली का तापमान एकदम बैंगलोर के तापमान के जैसा है, इस बात को बताया जा रहा है. लेकिन बार बार तापमान शब्द को बोलना, इससे अच्छा है हम दैट शब्द का उपयोग कर लें. हम इस सेंटेंस को The temperature of Delhi is like the temperature of Bangalore इस तरह से बड़ा कर भी बोल सकते हैं. बट टेम्परेचर शब्द को वापस रिपीट न करने के लिए हम दैट शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं. The parks of this city are worse than those of Nagpur. इस शहर के पार्क्स नागपुर शहर के पार्क से भी गए गुजरे हैं. अब हम 2 बार पार्क्स बोलें, इससे अच्छा है हम दोज शब्द का उपयोग कर लें. हमने जब टेम्परेचर की बात की तो वो सिंगुलर था, एक वचन के रूप में हमने उसकी बात की, तो दैट शब्द का उपयोग किया. लेकिन हम यहाँ पार्क्स बोल रहे हैं, प्लूरल में, बहुवचन में बोल रहे हैं, तो हम दोज शब्द का उपयोग करेंगे एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वापस से पार्क्स शब्द के रेपिटेशन से बचने के लिए उसका उपयोग करेंगे. Next type is indefinite pronouns, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Pronouns which tell about persons or things in a general way but don't tell about any particular person or thing are called indefinite pronouns. Indefinite pronouns are none, कोई भी नहीं, one, एक, all अर्थात सब, some अर्थात कुछ, somebody कोई, nobody कोई भी नहीं, few अर्थात थोड़ा, many बहुत, anybody कोई भी, everyone हर एक, each one हर कोई. इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, जहाँ पर केवल एक जनरल वे में, साधारण रूप से या फिर कॉमन वे में बात हो रही है,
और इनका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशेष वस्तु या फिर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। तो जनरल वे में बात करने के लिए इन शब्दों का उपयोग हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में कर सकते हैं, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। Let's see some example. None has ever conquered it. किसी ने भी इस पर विजय नहीं पाई है। All went missing. हर कोई या फिर सब गुम गए। Somebody has stolen my wallet. किसी ने मेरा वॉलेट, मेरा पर्स चुरा लिया है। Nobody was there to speak against corrupt minister. जो करप्ट मिनिस्टर है अर्थात भ्रष्ट नेता, उसके विरुद्ध में कोई भी नहीं बोलना चाहता था या उसके विरुद्ध में बोलने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे नन, ऑल, समबडी, नोबडी, हम या तो किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक का नाम विशेष रूप से हमें नहीं पता है। इन केसेस में हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस अर्थात वितरणवाचक सर्वनाम। Each, either, neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time. जब भी हम एक ग्रुप में हर एक व्यक्ति को बताना चाह रहे हो या हर एक वस्तु को बताना चाह रहे हो, ऐसे में each, either और neither का उपयोग होता है और इनका उपयोग करते हैं हम जिसके बाद में जब नाउन लगता है उसे सिंगुलर एक वचन के रूप में ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, each of the girl gets a certificate. हर एक लड़की को सर्टिफिकेट मिलेगा या मिला है। Either of you can collect the payment. तुम में से कोई भी, either में हम तब उपयोग करते हैं जब दो, तीन या स्पेशली दो लोगों में से एक का चॉइस हो। Either of you can collect the payment. तुम में से कोई भी पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। Neither of the accusation is true. कोई भी आरोप सच नहीं है। यहाँ पे नाइदर के बाद में जो नाउन लगाया है हमने एक्यूसेशन, वो सिंगुलर में है। पहले सेंटेंस में गर्ल सिंगुलर में था। ईच ऑफ द गर्ल, अगर हम ऐसा बोलते हैं दैट इज अंडरस्टूड कि हर एक लड़की, बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप है लेकिन हम उसमें से उस ग्रुप में से हर एक लड़की को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का हम उपयोग करते हैं। Let's see some more details about it. Each is used to tell about every one of a number of persons or things. जब कभी भी हमारे पास कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ लोग होते हैं, उनमें से हर एक को बताने के लिए each शब्द का उपयोग होता है। Either means one or the other of two. Either का उपयोग हम दो जनों में से एक को बताने के लिए, दो वस्तुओं में से एक को बताने के लिए करते हैं। Neither means not the one nor the other of two. Neither का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं। इस प्रकार से each, either और neither का उपयोग होता है। Another type is relative pronouns अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। The words who, which, what and that is called a relative pronoun. ये जो कुछ pronouns हैं who, which, what, that, इन्हें हम relative pronouns भी कहते हैं। It relates to some noun going before it. यानी जो भी नाउन पहले सेंटेंस में आया है उससे किसी के रिलेशन को बताने के लिए इनका उपयोग होता है। This noun is called antecedent.
एंटीसीडेंट हमने प्रीवियस लेसन्स में भी सीखा था, वो नाउन जो कि स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के और उसके बारे में बात की जा रही हो। तो ऐसे नाउन्स को रिलेट करने के लिए जब हम who, which, what, that इनका उपयोग करते हैं, they are called relative pronouns. Example, I met Mia, who is the CEO of BEE magazine. मैं मिया से मिली जो कि BEE मैगजीन की CEO है। यहाँ पर I met मिया, मिया वो नाउन है जो हु के पहले आया है, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसके लिए हु यहाँ पर आया हुआ है। हु इज रेफरिंग टू मिया, मिया को रिलेट करते हुए हु ये बता रहा है कि मैं मिया से मिली, उसी मिया से जो कि CEO है इस मैगजीन की। Another example, I have found the box which was lost. मुझे वो डिब्बा मिल गया जो कि घूम गया था। अभी कोई भी नॉर्मल डब्बा नहीं, जो घूम गया था, वो हम बता रहे हैं which शब्द का उपयोग करके कि मुझे वो बक्सा मिल गया जो घूम गया था। बॉक्स यहाँ पे एंटीसीडेंट है और which जो है उसी बॉक्स के लिए उपयोग किया जा रहा है। Here is the file that you wanted. ये रही वो फाइल जो कि तुम्हें चाहिए थी। जो के लिए यहाँ पर that शब्द का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर that के लिए एंटीसीडेंट हो गया फाइल शब्द। फाइल इज अ नाउन, उसी फाइल की बात कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए थी। इस प्रकार से who, which, what और that का उपयोग हम करते हैं as relative pronouns. At last we have emphatic pronouns. Emphatic pronouns हिंदी में कोई भी प्रकार नहीं पाया जाता है सर्वनाम का. They exist only in English. Pronouns that are used for the sake of emphasis are called emphatic pronouns. ऐसे pronouns जिनका उपयोग केवल किसी चीज पर बल देने के लिए, उसके महत्व को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर उसकी प्रमुखता बताने के लिए किया जाता है, उस केस में उन प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, I myself saw him driving fast. मैंने खुद ने उसे तेज गाड़ी चलाते हुए देखा। मैं इसे डायरेक्टली भी बोल सकती थी कि I saw him driving fast, लेकिन myself में मैं जब यूज कर रही हूँ सेंटेंस के अंदर, वो इस चीज की प्रमुखता बता रहा है या फिर इस चीज पे काफी जोर दिया जा रहा है कि मैंने खुद ने देखा। दैट मीन्स ये बात सच है जो मैं बोल रही हूँ। Another example, we invited them ourselves. हमने खुद ने उन्हें इनवाइट करा, आमंत्रित किया। यहाँ पर केवल we से कनेक्ट नहीं हो रहा है ourselves, लेकिन पूरे सेंटेंस में ourselves का उपयोग इसलिए किया गया है ताकि जोर देकर बताया जा सके कि हम खुद जाकर उनको आमंत्रण देके आए थे, हमने खुद ने इनवाइट किया था। तो इस बात की गुंजाइश नहीं है कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला हो। You yourself can best tell what happened that day. तुम खुद सबसे अच्छा बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था। यहाँ पर भी हम 100% श्योरिटी से बात बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति को पता है कि उस दिन क्या हुआ था। वो चीज को बताने के लिए हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि तुम्हें खुद से सबसे अच्छा पता होगा। She herself said so. उसने खुद ने ऐसा कहा था। She herself said so. herself का उपयोग इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट बताने के लिए नहीं, लेकिन पूरे सेंटेंस में एक जोर देने के लिए किया जा रहा है कि उसने खुद ने ऐसा कहा था। दैट मीन्स ये बात जो कही गई है, इट इज 100% ट्रू कि वही स्त्री ने ये बात कहा है। इस प्रकार से जब भी हम इस सेल्फ या सेल्व्स वाले प्रोनाउंस के फॉर्म को यूज करते हैं,
पूरे सेंटेंस के जोर को देने के लिए या जोर बताने के लिए उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है. So these were the types of pronouns. Thank you for watching this video. Please subscribe and turn on notification for more such lessons.